हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं सामयिकी को, यानी कि करंट अफेयर्स को। और इसी उपलक्ष्य में आज हम देखेंगे 8 जनवरी 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, राज्य समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, रैंक और रिपोर्ट समाचार, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन समाचार, पुरस्कार और मान्यता समाचार, शोक समाचार, इन सब के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, राज्य समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, रैंक और रिपोर्ट समाचार, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन समाचार, पुरस्कार और मान्यता समाचार और शोक समाचार। ठीक है, लेकिन शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक छोटा सा असवीकरण है जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो असवीकरण कुछ इस प्रकार से है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बारे में। गृह मंत्रालय ने विदेशी छात्रों के लिए ई स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा लॉन्च किया। 2025 के 5 जनवरी को गृह मंत्रालय ने दो नई विशेष वीजा श्रेणियों की शुरुआत की, जिसमें ई स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा शामिल। ई स्टूडेंट वीजा उन पात्र विदेशी छात्रों के लिए उपलब्ध है जो स्टडी इन इंडिया यानी कि SII पोर्टल पे पंजीकृत हैं, जबकि ई स्टूडेंट एक्स वीजा ई स्टूडेंट वीजा धारकों के लिए आश्रितों के लिए। सभी इच्छुक छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए SII पोर्टल पे पंजीकरण करना होगा। गृह मंत्रालय का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार कर रहे हैं। यदि हम बात करें इस खबर के बारे में तो देखिए, भारत जो है वो एक आकर्षक जगह है हमारे कई सारे पड़ोसी मुल्क के लिए, जहां से कि जो बच्चे हैं वो भारत में आते हैं शिक्षा ग्रहण करने। इसमें आपका पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और कई बार जो आपके मध्य एशिया के देश हैं वहां से भी कई लोग भारत में आते हैं शिक्षा ग्रहण करने। तो ऐसे में क्या हुआ कि भारतीय सरकार ने एक पोर्टल की शुरुआत करी SII, जिसका जो मूल मंत्र है वो है स्टडी इन इंडिया। इस पोर्टल पे दो और विशेष तरह के सेवा विकल्प जोड़े गए हैं, जिनमें से एक है आपका ई स्टूडेंट वीजा और दूसरा है ई स्टूडेंट एक्स वीजा। तो देखिए होता क्या है, पहले आप ये समझिए कि वीजा क्या होता है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि इस चीज को करने की जरूरत क्या थी। तो मान लेते हैं कि यदि आप इस देश में पैदा हुए हैं और यदि आपको इस देश में जाके पढ़ना है, रहना है, घूमना है, जो भी करना है, तो आप जब इस देश से इस देश में जाएंगे तब आपको इस देश से जिसमें कि आप जा रहे हैं वहां से एक अनुमति लेनी होती है। ये बताना होता है कि आप क्यों आ रहे हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपको पढ़ना है और आप अगर उदाहरण के तौर पे MBA कर रहे हैं तो आपको 2 साल चाहिए। तो यदि आप इस देश से, जो कि आपका अपना देश है, उस देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो जिस देश में आप जा रहे हैं वहां की सरकार को आपको बताना पड़ेगा कि मैं MBA करने के लिए आ रहा हूँ, 2 साल तक यहाँ पे रहूंगा, और जो भी नियम या शर्तें होंगी वो आपको माननी पड़ेंगी उस देश की।
उसी के पश्चात आपको वीजा दिया जाएगा, यानी आपको 2 साल का परमिट दिया जाएगा इस देश में आके रहने का, पढ़ने का और घूमने फिरने का, जो भी आपको करना है। ठीक है? तो होता क्या था कि वीजा को जो उत्पन्न करने का प्रक्रिया है, वो बहुत ही लंबी और आप कह सकते हैं एक तरह से सरदर्द भरी थी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की दाखिला प्रक्रिया और उनके रहने सहन की जो भी चीजें हैं उसको सुगम बनाने के लिए भारतीय सरकार ने ई स्टूडेंट वीजा की शुरुआत की। इससे फायदा क्या होता है? देखिए, जब बच्चों को चीजें आसानी से भारत में मिल सकती हैं तो भारत उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। और जब वो भारत में आते हैं तो अपने साथ कई तरह की विदेशी मुद्रा भी लेके आते हैं, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ई स्टूडेंट वीजा यानी कि अब जो ये बच्चे हैं, ये SII पोर्टल के थ्रू ही या उसके माध्यम से ही वीजा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ई स्टूडेंट वीजा उन बच्चों के लिए है जो कि भारत आके पढ़ना चाहते हैं, और ई स्टूडेंट एक्स वीजा असल में उन बच्चों के आश्रितों के लिए है जो कि भारत में उस समय सारणी के दौरान रहेंगे जिस समय वो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा। ठीक है? तो ये थी ये खबर। अब ये इंटरनेशनल न्यूज क्यों है? रीजन ये है कि यहाँ पे हम विदेशी छात्रों की बात कर रहे हैं, हम मुख्य तौर पे भारतीय छात्रों को ही इस संदर्भ में केंद्रीकृत नहीं कर रहे। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ। 6 जनवरी 2025 को ब्राजील, जो 2025 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, उन्होंने घोषणा की कि इंडोनेशिया ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। इंडोनेशिया का समावेश ब्राजील की अध्यक्षता के विषय के साथ मेल खाता है, अधिक समावेशी और स्वतंत्र शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ एक औपचारिक समूह के रूप में की गई थी और दक्षिण अफ्रीका को साल 2010 में शामिल कर लिया गया। 2024 में ब्रिक्स ने मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई को जोड़कर विस्तार किया और साल 2025 में इंडोनेशिया के शामिल होने के साथ समूह में अब कुल 10 सदस्य हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में रियो डी जनेरियो, ब्राजील में आयोजित किया जाए। अब देखिए, हम बात करें इसके बारे में तो पहले आपको ये समझना है ब्रिक्स है क्या। तो साल 2006 में ब्राजील, रशिया, भारत और चीन, यानी कि बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना, इन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया और बाद में साल 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया, तो ये ब्रिक्स बन गया। ठीक? ब्रिक्स ने कई सारे काम किए वक्त के दौरान, जैसे कि यूनियन डेवलपमेंट बैंक को बनाया, दूसरे देशों को वित्तीय सहायता देना, साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना। तो इसकी वजह से वक्त के साथ साथ कई और ऐसे देश हैं जो कि ब्रिक्स की तरफ आकर्षित हुए और ब्रिक्स ने भी अपने विस्तार करने के लिए मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई को अपने साथ जोड़ लिया। अब ब्रिक्स में क्या होता है कि ब्रिक्स में जो ये 5 मुख्य देश हैं, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 मुख्य देश बारी बारी से हर साल ब्रिक्स की जो बैठक है उसको आयोजित करते हैं। इस वक्त जो बैठक है वो ब्राजील आयोजित कर रहा है, ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में। तो इसी आयोजन के दौरान ये घोषणा की गई है कि ब्रिक्स में अब 10वां सदस्य भी जोड़ा जाएगा जो कि इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया एक एशियाई देश है और जो ब्राजील अभी आयोजन कर रहा है ब्रिक्स की बैठक का, उसमें ब्राजील की एक बैठक विषय भी है, जिसका मतलब है अधिक समावेशी और स्वतंत्र शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दे। इंडोनेशिया भी दक्षिण आप कह सकते हैं गोलार्ध में पड़ता है पृथ्वी के, तो इसी वजह से जो इनका इस समय का मोटो है या आप कह सकते हैं बैठक का विषय है, उसके साथ ये चीज काफी मेल खाती है।
आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय समाचारों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा में रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं में जम्मू और कश्मीर में जम्मू रेलवे मंडल, उड़ीसा में पूर्व तट रेलवे का रायगढ़ रेलवे मंडल भवन और तेलंगाना में चारलापल्ली नया टर्मिनल स्टेशन शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नया जम्मू रेलवे मंडल कुल 742.1 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तेलंगाना में चारपल्ली नया टर्मिनल स्टेशन में एक नया कोचिंग टर्मिनल और दूसरी प्रवेश व्यवस्था शामिल है, जिसकी लागत लगभग 413 करोड़ रुपए है। तो देखिए, अब बात करें इस खबर के बारे में, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करा कि जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा, इन तीनों राज्य में कई सारी नई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी हो। देखिए, जो आपका तेलंगाना और उड़ीसा है, वहां पे रेलवे परियोजनाओं का विस्तार करना एक तरह से व्यापारिक सांठगांठ का प्रारूप है। वहीं पे जो जम्मू कश्मीर है, वहां पे रेलवे विस्तार को बढ़ावा देना एक तरीके से सैन्य और सामाजिक गठबंधन को बढ़ावा देना, दोनों ही। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका जो तेलंगाना है और उड़ीसा यह दोनों ही भारत के पूर्वी तटीय राज्य है ना। और यहाँ पे अगर रेलवे परियोजनाओं को बढ़ावा मिलता है, तो जो व्यापारिक गतिविधियां पोर्ट्स के माध्यम से या तट के माध्यम से होती हैं, उनको बढ़ाया जा सकता है, जिनसे अपने आप कई सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में योगदान रहेगा। वहीं पे तेलंगाना और उड़ीसा स्टेट्स के पास भी अच्छा खासा कमाई का जरिया बनेगा और वो दोनों राज्य भी अपना विकास कर सकते। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा मामला अलग है। जम्मू कश्मीर जो है, ये आजादी के बाद से अब तक विवादित रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर, जो कि मुख्य तौर पे भारत के सबसे ऊपर या ऊपरी राज्य में माना जाता है, वहां पे रेलवे विस्तार को बढ़ावा देना, लोगों को बुनियादी सेवाओं से परिचित कराना है। वहीं पे जो भारत की सुरक्षा बल वहां पर हैं, जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, जितने भी लोग वहां पर हैं, उनको भी सामान की आवाजाही देना, इस तरीके से इन परियोजनाओं को बनाया। अब यहाँ पे याद रखिएगा, परियोजनाओं में जम्मू और कश्मीर में जम्मू रेलवे मंडल, उड़ीसा में पूर्व तट रेलवे का रायगढ़ रेलवे मंडल भवन और तेलंगाना में चारलापल्ली नया टर्मिनल स्टेशन शामिल। तो यहाँ पे कुछ परियोजनाओं में बिल्कुल ही नई रेलवे लाइन की शुरुआत की गई और कुछ परियोजनाओं में जो पहले से ही चीजें थी, उन्हीं को विस्तारित कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए, सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना 1.1 शुरू की। छह जनवरी 2025 को इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच टी कुमार स्वामी ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण, जिसे कि पीएलआई योजना 1.1 कहा गया, इसका शुभारंभ किया। योजना 6,322 करोड़ रुपए के आवंटित धन के भीतर संचालित होगी और इसे वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक लागू किया जाएगा। पीएलआई योजना 1.1 में 5 उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं, जिसमें लेपित मड़वाया स्टील उत्पाद, उच्च शक्ति घर्षण प्रतिरोधी स्टील, विशेष रेल,
मिश्र धातु स्टील उत्पाद और स्टील तार और विद्युत स्टील शामिल। निवेश और क्षमता सर्जन की न्यूनतम सीमा कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील के लिए घटाकर 3,000 करोड़ रुपए और 50,000 टन कर दी गई है। इस्पात मंत्रालय का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री हरदनहल्ली देवगौड़ा कुमारस्वामी और राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा कर रहे हैं। तो देखिए, असल में हम बात करें इस्पात उद्योग की, तो जो आपकी स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री होती है, यानी कि इस्पात और भारी उद्योग होते हैं, वहां पे भारतीय सरकार अभी कोशिश कर रही है कि क्यों ना हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो उत्पादन है, उसको बढ़ाया जा सके, विस्तारित किया जा सके। इसी के तहत जो हमारी PLI योजना है, जिसे हम कई बार कहते हैं उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी जितना ज्यादा आपका उत्पादन होगा, जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, उतने ही ज्यादा आपको इंसेंटिव या सब्सिडीज जो हैं वो सरकार की तरफ से मिलेंगी। तो इस योजना को अब इस्पात और भारी उद्योग में दोबारा से कुछ बदलाव के साथ जोड़ा गया है, इसलिए इसको नाम दिया गया है PLI योजना 1.1, यानी कि इस पूरे 1.1 विस्तार के लिए 6,322 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 2025 से 26 का जो वित्त वर्ष है, तब से लेके 29-30 तक के वित्त वर्ष तक इसको लागू किया जाए। मुख्य तौर पे इसका जो लक्ष्य है वो भारतीय घरेलू उत्पादन को ही बढ़ावा देना। इसमें लेपित और मड़वाया स्टील उत्पाद, उच्च शक्ति घर्षण प्रतिरोधी स्टील, विशेष रेल, मिश्र धातु स्टील उत्पाद, स्टील तार और विद्युत स्टील शामिल है। यानी कि वो चीजें जो कि भारत में बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने और बाकी कई तरह के उत्पादक गतिविधियों को करने के लिए चाहिए होता है, जो चीजें हमें आमतौर पे या मुख्यतः बाहर से मंगानी पड़ती हैं, उन्हीं चीजों को अब घरेलू तौर पे उत्पादित करने का एक विकल्प इस परियोजना में रखा गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्य समाचारों के बारे में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने आदिवासी मेला 2025 का उद्घाटन किया। शहीद माधो सिंह योजना की शुरुआत 5 जनवरी 2025 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के प्रदर्शनी मैदान में आदिवासी मेला 2025 का उद्घाटन किया है। उन्होंने आदिवासी छात्रों का समर्थन करने के लिए 156 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की। 9 आदिवासी प्रतिभाओं और 10 आदिवासी किसानों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पत्रिका बंजा 2025 का एक विशेष संस्करण जारी किया गया। आदिवासी मेला 5 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 147 स्टॉल्स में आदिवासी कला, हस्तशिल्प और भोजन प्रदर्शित किए जाएंगे। तो यदि हम बात करें उड़ीसा की, तो देखिए, उड़ीसा जो है वो भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है, ना सिर्फ इस वजह से कि वो एक कोस्टल स्टेट है, एक तटीय राज्य है, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि वो एक संसाधनों से समृद्ध राज्य, यानी जो भी हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा उड़ीसा से आता है। लेकिन उड़ीसा जो है वो काफी लंबे समय से कुछ परेशानियों का सामना कर रहा है, जैसे जो वहां के मुख्य लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको मूल सुविधाओं से वंचित रखा गया अंग्रेजों के द्वारा, और आजादी के बाद भी कई बार उनके साथ भेदभाव देखने को मिला। दूसरा, नक्सलवाद की समस्या, और तीसरा, जो वहां पे बुनियादी ढांचाओं को लेके दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों की वजह से उड़ीसा में कई बार विकास के जो कार्यक्रम है वो रोके गए। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है कि सरकार आदिवासियों को आगे लाने के लिए और साथ ही साथ जो मूलभूत या फिर बुनियादी सेवाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत कर रही है। इसी के तहत जो इस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, इन्होंने राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के प्रदर्शनी मैदान में एक आदिवासी मेला 2025 का उद्घाटन किया।
इस मेले में आदिवासी कला, हस्तशिल्प और भोजन को प्रदर्शित करने के लिए लगभग 147 स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जो कि 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025 तक वहां पे रहेंगे। वहीं पे जो आदिवासी संस्कृति है या फिर जो भी परियोजनाओं को लेके संक्षेप है, उन सब के लिए बंजा 2025 की जो पत्रिका है, उसका एक विशेष संस्करण भी जारी किया गया है। वहीं पे आदिवासी प्रतिभाओं और 10 आदिवासी किसानों को भी सम्मानित किया गया। और जो आदिवासी छात्र पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ बाकी और कार्य ना करना पड़े, इसीलिए आदिवासी छात्रों का समर्थन करने के लिए 156 करोड़ रुपए की शहीद माधो सिंह योजना भी शुरू की गई, ताकि जो आदिवासी छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई पे मुख्यतः फोकस रह सके और उनके हद खर्चों को चलाने के लिए या उनकी जेब खर्चों को चलाने के लिए सरकार उन्हें कुछ ना कुछ पैसे देती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तेलंगाना सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाएगा। तेलंगाना सरकार ने हर साल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सावित्रीबाई फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता, कवियत्री और शिक्षिका थी, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला और भारत की पहली महिला शिक्षिका और प्रधान अध्यापिका बनी। उन्होंने 1854 में अपनी पहली कविताओं का संग्रह काव्य फुले और 1882 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित किया। पुणे विश्वविद्यालय का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है, ताकि भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए उनके प्रयासों को श्रद्धांजलि दी जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचार के बारे में। तो FIU और IND ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए IRDAI के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2025 के 6 जनवरी को वित्तीय खुफिया इकाई भारत ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। समझौता खुफिया जानकारी साझा करने, रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को परिभाषित करने, प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करने, जोखिम आकलन करने और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर केंद्रित है। FIU IND के निदेशक विवेक अग्रवाल और IRDAI के सदस्य वितरण सत्यजीत त्रिपाठी द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। FIU IND राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है, जिसकी स्थापना साल 2024 में की गई थी, ताकि भारत में हो रहे वित्तीय लेन देन पे वो खुफिया नजर रख सके और अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है तो उससे निपटा जा सके। आगे बढ़ते हैं। RBI ने 1 जनवरी से 30 जून 2025 तक FRSP ब्याज दर को 8.05% पे बनाए रखा। जनवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स कार्ययोग यानी FRSB 2020T के ब्याज दर 1 जनवरी से 30 जून 2025 की अवधि के लिए 8.05% बनी रही। ब्याज दर में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की दर 7.70% और अतिरिक्त स्प्रेड 0.35% शामिल है। RBI FRSP पर अर्जित ब्याज कर योग्य है। निवेश के लिए कोई कर कटौती की अनुमति नहीं है और यदि वार्षिक ब्याज 10,000 रुपए से अधिक है तो TDS लागू होता है। बॉन्ड्स में न्यूनतम निवेश 1,000 रुपए है, जिसमें अतिरिक्त निवेश 1,000 रुपए के गुणकों में किया जा सकेगा और इसमें
7 साल की लॉक इन अवधि है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम लॉक इन अवधि के बाद दंड के साथ प्रारंभिक निकासी की अनुमति है। तो यदि हम बात करें इसके बारे में तो देखिए, आरबीआई जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, वो कई तरह की स्कीम्स का संचालन करता है। उन्हीं में से एक स्कीम है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स कर योग स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत होता क्या है कि व्यक्तियों को एक मौका दिया जाता है कि जो उनके पास पैसा है, जो अतिरिक्त पैसा है, जैसे मान लीजिए यदि आपको कुल 10,000 रुपए चाहिए थे लेकिन आपके पास हैं 20,000 रुपए, तो ऐसे में आपकी जरूरत केवल 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए जो बाकी बचे हैं वो आपके अतिरिक्त कमाई है। तो उस कमाई को अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपको कुछ भी अर्जित करके नहीं देगी। तो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं लगा देते हैं। तो आरबीआई ने लोगों को एक मौका दिया कि आपके पास जो अतिरिक्त पैसा है आप उसको हमारी स्कीम में लगाइए, वो पैसा सुरक्षित रहेगा, बदले में हम आपको कुछ ना कुछ ब्याज उस पैसे पे देते रहेंगे। अब ऐसे में दोनों का फायदा है, जिसके पास अतिरिक्त पैसा था उसको ब्याज मिल रही है और जिसके पास आप कह सकते हैं पैसा नहीं था उसको पैसा मिल रहा है। कहां से? आरबीआई से। वो पैसा वापस से भारत के अर्थव्यवस्था में किसी ना किसी तरीके से लगा दिया जाता है, उस तरीके से वो पैसा उस व्यक्ति के पास पहुंच रहा है। तो आरबीआई ने इसमें क्या कहा कि जो 2020 की स्कीम थी उसमें जो ब्याज दर इन्होंने निश्चित की थी वो ब्याज दर यानी कि 8.05% ये 1 जनवरी से 30 जून 2025 तक ऐसे ही बनी रही। वहीं पे ब्याज दर में ही जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र था यानी कि एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस पे जो आपको इंटरेस्ट रेट या दर दिया जाता था 7.70%, वो ऐसा रहेगा। और वहीं पे जो अतिरिक्त स्प्रेड है यानी इसमें जो पैसा और ऐड किया जा सकता था यानी कि 0.35%, वो भी शामिल है, जिसको अगर आप जोड़ेंगे तो वो आपका 8.05% बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आरबीआई ने यहां पे कुछ और चीजें भी बोली हैं। आरबीआई के मुताबिक जो व्यक्ति आरबीआई की इस स्कीम में अपनी धनराशि लगा रहा है और वो उससे जितना भी ब्याज अर्जित करेगा वो ब्याज आपका टैक्सेबल होगा, उस पे कर जो है वो काटा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यदि आपने 10,000 रुपए लगाए और आपको 1,000 रुपए का ब्याज आया, तो 1,000 रुपए आपके पास पूर्णता नहीं आएंगे, बल्कि उस 1,000 रुपए में से भी कुछ प्रतिशत कर के तौर पे या टैक्स के तौर पे आरबीआई के पास चला जाएगा। ठीक है, वहीं पे यदि आप उस पैसे में कुछ निवेश और करते हैं तो भी कर लगेगा। और यदि आपकी जो वार्षिक ब्याज दर है यानी जितना ब्याज आप साल में कमाते हैं, अगर वो 10,000 रुपए से अधिक है तो टीडीएस लगेगा यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए ब्याज के तौर पे अर्जित हुए तो टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये 10,500 या 10,100 भी हो गए तो टीडीएस लगेगा 3%, 10% या फिर जो भी टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग। तो ये प्रावधान भी यहां पे दिया गया है। बॉन्ड्स में कितना न्यूनतम निवेश आप कर सकते हैं? 1,000 रुपए तक का निवेश आप कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी निवेश आप करेंगे वो 1,000 रुपए के गुणकों में ही होगा। यानी मान लीजिए आप अगर 1,000 रुपए लगाते हैं और आप चाहते हैं कि क्यों ना 800 रुपए बढ़ जाए, तो 1,800 रुपए आप नहीं कर सकते, क्योंकि 800 जो है वो 100 का गुणका है लेकिन 1,000 के गुणकों में वो शामिल नहीं है। तो ऐसे में आप केवल 2,000 रुपए ही लगा सकते हैं, यानी 1,000 आपने पहले लगाए और फिर 1,000 के गुणकों में 1,000 रुपए और बढ़ा दिए। ठीक है, इसमें लॉक इन पीरियड भी है। यदि आप इस स्कीम का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 7 साल के लिए आपका जो पैसा है वो लॉक इन कर दिया जाएगा। जैसे आपने साल 2020 में अगर पैसा लगाया तो साल 2027 तक वो पैसा इस स्कीम में रहेगा, आप उसको निकाल नहीं सकते। केवल जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हीं को यह प्रावधान दिया गया है कि वो 7 साल से पहले यानी लॉक इन पीरियड से पहले पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है वो दंड के तौर पे काट लिया जाएगा।
ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। सीसीआई ने एमएचएम होल्डिंग जीएमबीएच के एवेन्यू माफ्को अधिग्रहण को स्वचालित मंजूरी दी। 2025 के 4 जनवरी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने ग्रीन चैनल मार्ग के तहत जर्मनी स्थित एमएचएम होल्डिंग जीएमबीएच के एवेन्यू माफ्को अधिग्रहण को स्वचालित मंजूरी दी है। लक्ष्य कंपनी एमएचएम होल्डिंग और जीएमबीएच ट्यूबर ग्रुप की मूल कंपनी है जो मुद्रणशाही और रसायनों में एक वैश्विक नेता है। एवेन्यू इंडिया इमरजेंस प्राइवेट लिमिटेड विशेष ऋण और निवेश में विशेषता रखता है, जबकि माप्को इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड व्यक्तियों और ट्रस्टों द्वारा निजी तौर पर आयोजित किया जाता है। एवेन्यू और मैप्को संयुक्त रूप से एमएचएम होल्डिंग का 100% स्वामित्व प्राप्त करेंगे और भारत में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे। नियामक प्रक्रिया को सरल बनाकर विलय और अधिग्रहण के लिए अनुमोदन तेजी से मंजूरी प्रदान करता है। यदि हम बात करें इस खबर के बारे में तो पहले आप ये समझिए कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसे हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नाम से भी पुकारते हैं, इसकी शुरुआत साल 2002 में हुई थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के बाद। साल 2002 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये सुनिश्चित करना था कि भारतीय बाजार में जो आपकी प्रतिस्पर्धा है वो बनी रहे और आपका जो भारतीय बाजार है वो मुफ्त और पाक साफ, यानी फ्री एंड फेयर, उसमें कोई भेदभाव ना हो, किसी को एक तरफा फेवर ना दिया जाए और वहीं पे हर किसी को मौका दिया जाए अपने आप को साबित करने। ठीक, तो ऐसे में अब होता क्या है कि एमएचएम होल्डिंग और जीएमबीएच ये दो कंपनीज जो हैं ये असल में जर्मनी की कंपनी थी जो मुख्य तौर पे मुद्रणशाही और रसायनों में पूरे विश्व भर में जानी जाती। तो ऐसे में आपकी एवेन्यू और माफ्को, एवेन्यू जो है यानी कि एवेन्यू इंडिया इमरजेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी विशेष ऋण और निवेश में विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलिटी या स्पेशलाइजेशन देती है अपने ग्राहकों को कि कहां पैसा लगाना है, कहां से पैसा लेना है, कैसे करना है, वित्तीय शिक्षा प्रदान करती है इस बारे में। वहीं पे माफ्को इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये व्यक्तियों को और ट्रस्टों को निजी तौर पे कई सारे इन्वेस्टमेंट्स के तरीके बताती। तो इन दोनों ने मिलके संयुक्त रूप से एमएचएम होल्डिंग का 100% स्वामित्व लेने की घोषणा की है। ऐसे में जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसने इस चीज को जांचा परखा और यह सुनिश्चित करा कि इस संयुक्त अधिग्रहण के पश्चात भारतीय बाजार में कोई भी चीज एक तरफा तो नहीं हो रही है, जो भारतीय बाजार की प्रतिस्पर्धा है वो खतरे में तो नहीं है और जो ग्राहक हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं। इसके पश्चात ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस अधिग्रहण को अब मंजूरी दे दी है, यानी कि एवेन्यू और मैफ्को अब एक साथ मिलकर एमएचएम होल्डिंग्स का 100% स्वामित्व खरीदेंगे और एक संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे। अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में। पश्चिमी घाट में नई चींटी प्रजाति कैपिनोमा ओना एल की खोज हुई। जनवरी 2025 में गोवा, देहरादून और कर्नाटक के शोधकर्ताओं ने कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट में कैपिनोमा ओना एले नामक एक नई चींटी प्रजाति की घोषणा की। इस प्रजाति का नाम कन्नड़ शब्द ओना एले के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है सूखे पत्ते, जो जंगल के फर्श पर पत्तियों के कूड़े में इसके प्राकृतिक आवास को दर्शाता है। इस खोज से पहले के उल्लेखनीय खोजों जैसे कि प्रोटानीला प्लामा और प्रोबलोमार्केसिस प्रोक्रेन का अनुसरण किया गया। पत्तों का कूड़ा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो चींटियों सहित विभिन्न जीवों को आश्रय और पोषण प्रदान करता है।
यह चींटियां अपघटन, मिट्टी की गति और कीट नियंत्रण में मदद करती हैं और वन पारिस्थितिकी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यदि हम बात करें इस खबर के बारे में, तो देखिए, पहले याद रखिएगा, गोवा, देहरादून और कर्नाटक, इन दो राज्यों और एक इस शहर देहरादून, जो कि राजधानी है उत्तराखंड राज्य, यहाँ के कई सारे शोधकर्ताओं ने मिलकर कुछ खोज पड़ताल करी। वहीं पे कर्नाटक का एक जिला है कोडागु, वहां पे इन्हें पश्चिमी घाट, यदि हम बात करें भारतीय मानचित्र की, तो ये जो आपका इलाका है जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट पे ही एक आपका राज्य है केरल। केरल राज्य में इस खोज पड़ताल के दौरान इन्हें एक नई चींटी प्रजाति मिली जिसका नाम इन्होंने रखा है टैपिनोमा ओनाएले। ओनाएले असल में एक कन्नड़ शब्द है जिसका मतलब होता है कि जंगल में फर्श पे पड़े सूखे पत्ते। यदि आप इस चित्र में इस चींटी का रंग देखें तो आप भली भांति ये समझ सकते हैं कि ये चींटी भी उसी रंग में है जिस रंग में सूखे पत्ते अक्सर देखने को मिलते हैं, तो ये उससे संबंधित लगती भी है। इसी खोज के साथ साथ जो पहले की खोजें थी जैसे कि प्रोटानिला प्लामा और प्रोबोलो मायक्रिस प्रोक्रेन, इनको भी अनुसरित किया गया, इनको भी समझा गया थोड़ा और। वहीं पे हम बात करें कि इन चींटियों का महत्व क्या है जिनको हमने अभी अभी खोजा है, तो देखिए, जो पेड़ के सूखे पत्ते होते हैं, जो हमारी इकोसिस्टम है या फिर जो आप कह सकते हैं हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि कई सारे ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनका वो भोजन बनते हैं। और प्रकृति में जो मृदा है, जो मिट्टी है जिसका इस्तेमाल हम कई कार्यों के लिए करते हैं, उसमें भी वो घुल मिलके उस मिट्टी की सृजन शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ऐसे में जो चींटियां हैं, ये विभिन्न जीवों के साथ मिलके आश्रित भी होती हैं इन पत्तियों पे और इन पत्तियों से पोषण भी लेती है। तो इसी वजह से ये जो चींटियां हैं ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं पारिस्थितिकी तंत्र में भारत के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें महत्वपूर्ण दिनों की खबरों के बारे में। CSIR NPL ने 79th स्थापना दिवस मनाया, राष्ट्रीय विकास के लिए मेट्रोलॉजी को आगे बढ़ाना। 2025 में 4 जनवरी को CSIR नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी CSIR NPL ने नई दिल्ली में अपना 79th स्थापना दिवस मनाया। CSIR NPL ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए IITM चेन्नई के साथ और भारतीय निर्देशन द्रव्य के उत्पादन के लिए CSIR केंद्रीय औषधीय और सघन पौधा संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2 नए BND पेश किए गए। पाउडर एक्सरे विवर्तन में अंशांकन मानकों के लिए लैथेनम हेक्साबोराइड पाउडर BND 2025 और व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट मानक BND 5064 रखा गया। CSIR NPL भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है जो राष्ट्रीय मानकों के विकास, रखरखाव और प्रसार के लिए जिम्मेदार है। अब बात करते हैं रैंक और रिपोर्ट की खबरों के बारे में। शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए स्कूल शिक्षा पर UDISE प्लस रिपोर्ट जारी की। 2018 से 19 के स्तर की तुलना में स्कूल नामांकन में 1 करोड़ से अधिक की गिरावट आई। जनवरी 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने भारत में स्कूली शिक्षा पर UDISE प्लस 2023-24 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में साल 2022 से लेकर 23 में स्कूल नामांकन में 25.17 करोड़ से 2023-24 में केवल 24.8 करोड़ की कमी का संकेत दिया गया है, जो 2018 से 19 की तुलना में लगभग 1.22 करोड़ छात्रों की गिरावट। स्कूल में नामांकित लड़कों की संख्या में 4.87% की कमी आई है, जबकि नामांकित लड़कियों की संख्या में 2018 से 19 से 23-24 तक 4.48% की कमी आई। रिपोर्ट में एकल शिक्षक स्कूलों की संख्या में
19 की कमी भी दिखाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है। शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री जयंत चौधरी और डॉक्टर सुकांत मजूमदार कर रहे हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें इसकी, तो शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम था UDISE प्लस रिपोर्ट, जो कि साल 2023-24 में जितने स्कूल में नामांकन हुए उसको तुलनात्मक तरीके से देखती है 2018-19 के मुकाबले। तो इस तुलना में पाया गया कि साल 2022 से लेकर 23 में जो स्कूल नामांकन हुए थे उसमें 25.17 करोड़ नामांकन हुए, और वहीं पे 23-24 में नामांकन जो थे वो 24.8% करोड़ की कमी के साथ संकेतित दिखे गए। वहीं पे अब हम इन दोनों को अगर तुलना करें, इन दोनों की 18-19 की रिपोर्ट में, तो उसके मुकाबले लगभग नामांकन में 1.22 करोड़ छात्रों की गिरावट आई। वहीं अगर हम छात्रों को अब पुरुष और महिला, यानी कि आप कह सकते हैं लड़कों और लड़कियों की संख्या में भी विभाजित करें, तो उसके अनुसार लड़कों की जो नामांकित संख्या है उसमें 4.87% की कमी आई, जबकि लड़कियों की जो संख्या है उसमें 4.48% की कमी है। वहीं पे अगर हम एकल शिक्षक स्कूलों की संख्या देखें तो वहां पे भी 7,219 की कमी दिखाई गई। वहीं पे मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे ये कमी सबसे अधिक देखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सम्मेलन और शिखर सम्मेलनों की खबरों के बारे में। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने गुवाहाटी, असम में आयोजित पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य बैठक 2025 की अध्यक्षता की। 2025 जनवरी में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने गुवाहाटी, असम में पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य बैठक 2025 की अध्यक्षता की। मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यवहन की समीक्षा की गई। मंत्री ने मत्स्य पालन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और PMMSY के तहत 50 करोड़ रुपए की 50 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का भी शुभारंभ किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सम्मान के बारे में। 2025 के 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का अवलोकन। जैक्स ऑडियार्ड की एमिलिया पेरेज ने 4 पुरस्कार जीते। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन 5 जनवरी 2025 को बेवरली हिल्टन यानी कि बेवरली हिल्स, कैलिफोर्निया में किया गया। अमेरिकी कॉमेडियन और अभिनेत्री निक्की ग्लेसर ने इस कार्यक्रम की पहली महिला एकल होस्ट के रूप में इतिहास रचा। जैक्स ऑडियार्ड की एमिलिया पेरेज ने 4 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो कि जो सल्धाना, सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर और सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत शामिल हैं। ब्रूटलिस ने 3 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि एड्रियन ब्रॉडी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा शामिल हैं। शोगुन ने अपनी सभी 4 श्रेणियों में जीत हासिल की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का भी पुरस्कार जीता। अब बात करते हैं शोक समाचारों के बारे में। पूर्व ग्रीक प्रधानमंत्री कॉस्टास सिमिटस का निधन हो गया। पूर्व ग्रीक प्रधानमंत्री कॉस्टास सिमिटस का 88 वर्ष की आयु में कोरिंथ, ग्रीस में निधन हो गया। उन्होंने 1996 से 2004 तक
ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और ग्रीस के यूरो में शामिल होने के वास्तुकार के रूप में भी श्रेय दिया गया। कॉस्टास सिमिथिस समाजवादी पान हेलेनिक समाजवादी आंदोलन पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। अपने प्रशासन के दौरान उन्होंने सार्वजनिक ऋण और बजट घाटे को कम किया और 2001 में ग्रीस को यूरोजोन में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त किया गया। उन्होंने 2004 में साइप्रस को यूरोपीय संघ में शामिल होने में भी मदद की थी। वहीं पे आगे बढ़ते हुए शोक समाचारों में प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार और लेखक नाडी सूजा का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2025 में 5 जनवरी को प्रमुख कन्नड़ उपन्यासकार और लेखक नॉर्बर्ट डी सूजा, जिन्हें लोकप्रिय रूप से डॉक्टर नाडी सूजा के नाम से भी जाना जाता है, इनका 87 वर्ष की आयु में कर्नाटक के बैंगलोर में निधन हो गया। वह सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों और मानव संबंधों पे अपने प्रेरणादायक कार्यों के लिए जाने जाते थे। नाडी सूजा ने 40 से अधिक उपन्यास, विभिन्न लघु कथाएं, नाटक और बाल साहित्य लिखे। कुल मिलाकर 94 से अधिक प्रकाशित पुस्तकें उनकी हुई। उन्होंने 2024 में 80वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार भी प्राप्त किए। उनके कुछ कार्य को तमिश्को द्वारा प्रदर्शित फिल्म में रूपांतरित किया गया, जिनमें कदीना बेंकी, दीपा, बालूवाली, अंतरया और बेटाडा पुरदायित्व मकुल्लू शामिल है। इसी के साथ हमने 8 जनवरी 2025 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी समझी, उन्हें एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।